कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अधमरा हो चुका था। तभी उस आदमी को अचानक होश आ जाता है और वो वहां से उठकर भागने लगता है। तभी उस गाड़ी में बैठा आदमी उसके पास आता है और उसकी पन्नी फाड़ देता है, जिससे वो घायल आदमी उससे फोन मांगता है और अपने घर पर कॉल करता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि जब तक पुलिस घर पर ना आए तब तक तुम दरवाजा मत खोलना। पर उसकी बेटी बताती है कि कुछ लोग अचानक उनके घर में घुस आए हैं और उन्होंने उनकी माँ को भी मार दिया है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम जेमी को देखते हैं जो गाड़ी से अपने घर जा रहा होता है। जब वो घर पहुँचता है तो एक एम्प्लॉय उससे लड़ने लगता है क्योंकि उसने गाड़ी को गलत पार किया था। तभी वहाँ पर उस एम्प्लॉय का हेड आता है जो जेमी से उस एम्प्लॉय के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो भी नया है तो उसे अभी समझ नहीं है। फिर जेमी उस घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो नया नया शिफ्ट हुआ था। तभी जेमी देखता है कि उसकी वाइफ मार्ता और उसकी बेटी ईजा आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल ईजा आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे वहां जाने से मना करती है। ये सुनकर ईजा अपनी माँ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती, जिससे ईजा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके अपने रूम में चली जाती है। तभी ईजा के पीछे एक एम्प्लॉय उसका सामान रखने उसके रूम में जाता है, जो कि वही एम्प्लॉय होता है जिसने उसके पिता के साथ लड़ाई की थी। सामान रखने के बाद ईजा देखती है कि उसके शरीर पर चोट लगी हुई है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा इलाज कर दूं, लेकिन वो आदमी उससे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो फिर से जेमी के पास जाता है, जहां वो देखता है कि जेमी अपने सेफ में कुछ डॉक्यूमेंट्स रख रहा है। तभी जेमी उसे देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो एम्प्लॉय कहता है कि वो यहाँ अपना सामान रखने आया है। फिर जेमी सेफ बंद करके अपनी वाइफ मार्ता के पास जाता है और उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है। तभी जेमी उसे एक स्कल्पचर का एक पीस दिखाता है जिसे उसकी माँ ने उसे दिया था। कुछ देर बाद ईजा अपने पिता से पार्टी में जाने की परमिशन मांगती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। फिर वो किचन में आकर अपनी माँ से कहती है कि उसने अपने पिता से पार्टी में जाने की परमिशन ले ली है। ये सुनकर उसकी माँ को काफी गुस्सा आता है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वो जेमी के पास जाकर पूछती है कि आखिर तुमने उसे पार्टी में जाने का परमिशन क्यों दे दिया। इस पर वो उसे समझाता है कि ईजा 18 साल से ऊपर हो गई है और उसका बॉयफ्रेंड भी काफी अच्छा लड़का है, इसीलिए उन्हें साथ घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी अचानक एक आदमी उनकी खिड़की तोड़कर घर में घुस जाता है, जिसने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क पहना हुआ था। वो जेमी पर हमला करके उसकी नाक तोड़ देता है, जिससे मार्ता जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर ईजा काफी डर जाती है और तुरंत अपने रूम की तरफ भागती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो दो अनजान आदमियों को देखती है जिन्होंने ब्लैक मास्क पहना हुआ था। तभी एक आदमी उसका सर दीवार पर पटक देता है, जिससे ईजा वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो तीनों चोर इन तीनों को लिविंग रूम में ले आते हैं और उन्हें बांध देते हैं, जिसके बाद वो उनके घर से कीमती चीजें चुरा कर अपने बैग में भरने लगते हैं। तभी जेमी उन चोरों के हेड से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो कहता है कि उसे घर के सारे कागज और पिन चाहिए, जिस पर वो सभी अपने कार्ड्स और पिन निकालकर उन्हें दे देते हैं। तभी वो चोर उनका नंबर्स मांगता है, जिस पर जेमी कहता है कि वो अपना फोन ऑफिस में भूल गया था। लेकिन तभी वो चोर उसके नंबर पर कॉल लगाता है जो कि उसके घर में बजता है। फिर वो अपने एक मेंबर को वो फोन लाने भेजता है। जब वो आदमी वहां पर जाता है तो वो अपना मास्क निकालता है और हम देखते हैं कि ये वही एम्प्लॉय होता है जो वहां पर सामान रखने आया था। वो जेमी का फोन उठाता है, तभी उसे उस फैमिली के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो वहां जाकर देखता है कि वो दोनों उस फैमिली को टॉर्चर कर रहे होते हैं। उन्होंने मार्ता के चेहरे पर एक पन्नी लगा दी थी। तभी उनका हेड जेमी को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से झूठ बोला तो वो मार्ता को जान से मार देगा। फिर वो जेमी से उस सेफ का नंबर पूछता है, जिससे जेमी अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उन्हें उसका नंबर बता देता है। फिर चोरों का हेड उसे गैराज में ले जाने लगता है। तभी जेमी उससे अपनी बेटी को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो उससे कहता है कि तुम हम दोनों को मार सकते हो, लेकिन उसे जाने दो। इस पर वो चोर उसे शांति से चलने के लिए कहता है। फिर वो जेमी को उस गैराज में ले जाता है और अपना मास्क निकालने लगता है, पर तभी जेमी उसे मास्क निकालने से मना करता है क्योंकि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। पर तभी वो चोर उसे अपना चेहरा दिखाता है और उसे चुपचाप गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है, जिसके
बाद वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकलते हैं और जेमी उससे पूछता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो चोर उसे कुछ नहीं बताता और चुपचाप गाड़ी चलाने को कहता है। फिर वो उसे एक एटीएम के पास ले जाता है और उसे अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर लाने को कहता है। फिर जेमी उस एटीएम के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जिससे वो मदद मांगने लगता है, पर वो औरत उसे लुटेरा समझती है, इसीलिए वो उसे अपने सारे पैसे देकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इधर जब हेड देखता है कि जेमी ने उस औरत से मदद मांगने की कोशिश की तो वो अपने साथियों को कॉल करके कहता है कि वो दोनों उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जेमी उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम मुझे एक और मौका दो, इसीलिए वो आदमी उसे एक और मौका देता है और अपने साथियों को कॉल करके कहता है कि अभी वो उन दोनों के साथ कुछ भी ना करें। इधर एक चोर से अब बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो ईजा को टच करने लगता है, लेकिन तभी वो तीसरा चोर उसे रोककर कहता है कि अभी तुम ये सब नहीं कर सकते। तभी अचानक उनके घर की डोरबेल बजती है, जिससे वो दोनों चोर सतर्क हो जाते हैं। फिर उनमें से एक चोर दरवाजे पर देखने जाता है और दूसरा चोर मार्ता को जमीन से उठाकर सोफे पर बैठा देता है, जिसके बाद वो ईजा को लेकर स्क्रीन के पास जाता है और पूछता है कि दरवाजे पर कौन है। ईजा उसे बताती है कि वो उसका दोस्त है जो उससे मिलने के लिए आया है। अब काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर वो लड़का वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो ईजा और मार्ता को सोफे पर बैठाकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। ईजा अपनी माँ को बताती है कि गेट पर सीजर था जो उनकी मदद करने आया था, इसीलिए वो दोनों सीजर का नाम लेकर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी ये सुनकर दूसरा चोर उनका मुंह बंद करता है और कहता है कि अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। इधर सीजर उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुन लेता है, इसीलिए वो वापस डोर पर आकर डोरबेल बजाने लगता है। तभी वो दोनों चोर दरवाजा खोलकर सीजर को भी अंदर खींच लेते हैं और उसे भी बंदी बना लेते हैं। जब वो सीजर को अंदर लाते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों बेसमेंट की ओर भाग रही हैं, इसीलिए वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें नहीं पकड़ पाता क्योंकि अब वो एक रूम में पहुंच गई थी और उस डोर को लॉक कर दिया था। फिर वो दोनों चोर सीजर को वहां ले आते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। यहाँ ईजा भागते हुए एक फोन भी लेकर आई होती है, जिससे उसकी माँ पुलिस को कॉल करने लगती है, पर उस बेसमेंट में सिग्नल नहीं होता, जिससे वो कॉल नहीं कर पाती। इधर उन चोरों को पता चल जाता है कि सीजर ईजा का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो सीजर को जान से मार डालेंगे। लेकिन ईजा फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। तभी मार्ता ईजा से कहती है कि तुम वेंटिलेशन वाले खिड़की से बाहर जाओ और किसी से मदद लेकर आओ। फिर ईजा जब उस वेंटिलेशन से निकलने की कोशिश करती है तो वो सीजर के चिल्लाने की आवाज सुनकर रुक जाती है, पर मार्ता उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हें मदद के लिए जाना ही होगा। तभी वो चोर सीजर को शूट कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर ईजा बहुत घबरा जाती है, पर उसकी माँ उसे शांत करती है और उसे जबरदस्ती बाहर भेजती है ताकि वो हेल्प लेकर आ सके। ईजा जब बाहर आती है तो तभी एक चोर आकर उसे पकड़ लेता है और दूसरा चोर दरवाजा तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है, जिससे अब उसकी माँ भी पकड़ी जाती है। इधर जेमी उस चोर के साथ होता है जो एटीएम से पैसे निकाल रहा था। फिर जेमी उस चोर से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। अब ये सुनकर वो चोर काफी परेशान हो जाता है। तभी वो उसे एक गन देता है। इधर वो दूसरा चोर ड्रग्स लेता है और आराम से टीवी देखने लगता है। उन दोनों ने ईजा और मार्ता के मुंह में कपड़ा भर दिया होता है ताकि वो चिल्ला ना सके। तभी उनकी डोरबेल बजती है और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस वाला आया है। उसे देखकर वो दोनों चोर डर जाते हैं और फिर मार्ता को रेडी करते हैं ताकि वो जाकर उस पुलिस वाले को भगा सके। वो मार्ता से कहता है कि जाकर उस पुलिस वाले से कहो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो समझो तुम्हारी बेटी गई। फिर मार्ता दरवाजा खोलती है तो वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पर मार्ता उससे कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो पुलिस वाला कंफर्म करने के लिए उसके घर की तलाशी लेने को कहता है। तभी वो दूसरा चोर अपना मास्क उतार कर मार्ता का पति बनकर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि वो घर में तलाशी ले सकता है। जब पुलिस वाला अंदर आता है तो उसे ईजा के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है और समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। तभी वो चोर एक चाकू से उसका गला काट देता है, जिससे उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है। तभी जब तीसरा चोर ये देखता है तो वो उस पर चिल्लाने
लगता है। ये देखकर दूसरा चोर उससे लड़ने लगता है और उसका मांस हटा देता है, जिससे उन दोनों की आइडेंटिटी उन्हें पता चल जाती है। तब दूसरा चोर कहता है कि अब उन्होंने उनका चेहरा देख लिया है, तो इसीलिए अब उन दोनों को मारना ही होगा। लेकिन तीसरा चोर उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि अब वो और मर्डर नहीं करना चाहता था। तभी दूसरा आदमी ईजा के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तीसरा चोर उसे बचा लेता है। फिर वो अपने हेड को कॉल करता है ताकि वो उससे अपने साथी की करतूत बता सके, पर तभी वो चोर उसका फोन तोड़ देता है। जिसके बाद वो फिर से ईजा के पास जाता है, पर उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि उसे जो करना है वो उसके साथ करे, लेकिन उसकी बेटी को छोड़ दे। जिससे उस चोर को काफी गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है। फिर वो ईजे को घसीटकर उसे एक कमरे में ले जाता है, जहां वो उसके साथ गलत करने लगता है। इधर वो तीसरा चोर मार्ता को गोद में उठाकर रोने लगता है, क्योंकि उसे उस पर दया आ गई होती है और वो ये सब नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ वो हेड चोर जेमी से काफी सारे पैसे निकलवाता है। फिर वो अपने साथियों को कॉल लगाता है, लेकिन उनका फोन नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने उसे तोड़ दिया था। जिससे उसे चिंता होने लगती है कि कहीं उसके साथियों ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इसीलिए वो तुरंत गाड़ी में बैठकर उनके पास जाने लगता है। जेमी उसे रोककर उससे पूछता है कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है। तभी जेमी को वहाँ पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। इसीलिए हेड चोर उससे कहता है कि हमें जल्दी से तुम्हारे घर पहुँचना होगा। दूसरी ओर मार्ता को जब होश आता है तो वो सीजर को देखती है, जो उससे माफी मांग रहा था। तभी तीसरा चोर उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि अगर तुम शोर करोगे तो वो पागल चोर ईजा को मार डालेगा। फिर वो उसी रूम में जाने लगता है जहां से ईजा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी वो उस चोर को पीटता है और उसे ईजा के साथ गलत करने से रोकता है। तभी ईजा अपने कपड़े पहनकर एक लैंप उठाती है और उसे उस गलत करने वाले चोर के ऊपर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो तुरंत भागकर एक रूम में जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। तभी उसे वहाँ पर एक फोन भी मिलता है, जिससे वो मदद बुलाती है। लेकिन उन चोरों ने सभी लैंडलाइन के वायर्स कट कर दिए थे, जिससे वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाती है। तभी ईजा को एहसास होता है कि वो चोर उसके पास आ रहा है, इसीलिए वो वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। इधर हेड चोर जेमी से कहता है कि वो कल बाकी पैसे निकालने के बाद उसकी फैमिली को छोड़ देगा, लेकिन जेमी को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। इधर ईजा को कमरे में एक चाकू मिलता है, जिसे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए रख लेती है। जब वो चोर गेट तोड़कर अंदर आता है तो ईजा उस पर हमला कर देती है, पर उसका निशाना चूक जाता है, जिससे वो चोर फिर से उसे पकड़कर उसके साथ करने की कोशिश करता है। पर ईजा अपनी उंगलियां उसकी आंखों में घुसाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वो चोर उसे पकड़कर उसका सर दीवार पर मारता है, जिससे ईजा वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो चोर शीशे के पास जाता है और देखता है कि ईजा ने उसकी एक आंख फोड़ दी है। तभी मौका मिलते ही ईजा वही स्कल्पचर पीस उठाती है और उस चोर पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो उस चोर के ऊपर बैठकर उसका मुंह फोड़ देती है। फिर वो निकलने के लिए दरवाजे के पास जाती है, पर तभी तीसरा चोर वहां आकर उससे कहता है कि वो दरवाजे से दूर रहे। ये सुनकर ईजा भागकर उसी रूम में जाती है, जहां वो उस चोर की पॉकेट से गन निकाल कर रख लेती है। इधर हेड चोर को जब होश आता है तो वो देखता है कि जेमी अभी भी बेहोश पड़ा है, इसीलिए वो उसकी गन ले लेता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर वो घायल होने के कारण वहीं पर गिर जाता है। इधर ईजा तीसरे चोर पर गन तान देती है, पर वो उससे कहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ जेमी को होश आता है और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहां जाता है। तभी वो घर के बाहर तीसरे चोर को देखता है, जो सामान लेकर वहां से भाग रहा था। वो दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं, लेकिन कोई भी गोली नहीं चलाता, इसीलिए वो चोर वहां से सामान लेकर भाग जाता है। फिर जेमी अपनी फैमिली को देखने के लिए घर के अंदर जाता है। जेमी ईजा को देखकर उसे गले लगा लेता है। जब वो उसे खून से लथपथ देखता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन ईजा उन चीजों से काफी सदमे में होती है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बता पाती। तभी उन्हें मार्ता की आवाज आती है, इसीलिए वो ईजा को लेकर बेसमेंट में जाता है, जहां वो देखता है कि मार्ता और सीजर को उस चोर ने बांध रखा था। ये देखकर जेमी उन्हें शांत कराता है और उनकी रस्सी काटने के लिए ऊपर सामान ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कोई सामान नहीं मिलता। फिर वो सीजर के पास आकर उसकी जेब से उसका फोन निकालता है ताकि वो पुलिस
पुलिस को बुला सके। जाने से पहले वो ईजा को एक गन देता है। फिर ऊपर जाकर जेमी पुलिस को कॉल लगाता है। तभी उसके पीछे हेड चोर आ जाता है, जिसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, जिससे वो जेमी पर हमला कर देता है। तभी वहां पर मार्ता भी पहुंच जाती है और उस चोर को शूट कर देती है, पर उसका निशाना नहीं लगता। तभी वो चोर उसकी गन छीन कर उसे शूट करके मार देता है। सीजर और ईजा ऊपर आते हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। सीजर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी चोर उसे भी शूट करके मार देता है। अब सिर्फ ईजा ही अकेली बची थी। तभी वो चोर एक चाकू निकालता है और उसे भी बुरी तरह स्टैब करके मार डालता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।